हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार राज्य के बारे में। यानी ये महा मैराथन की तरह चलेगा, यानी बिहार से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, यानी ये बिहार का इंट्रोडक्शन है और पूरा यानी इसका ज्योग्राफिकल पैटर्न देखेंगे, यानी भौगोलिक संरचना देखेंगे, उसके पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, यानी जो भी संस्था से लेके हर चीज़ इसमें मौजूद है। यानी एक ही वीडियो में पूरा बिहार को प्रदर्शित करने की पूरा प्रयास किया गया है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बिहार रिलेटेड पेपर मौजूद हैं, आए हुए हैं, सुपर टेट, स्टेट दोनों, टेट भी, तो इसके लिए इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गंभीरता के साथ लेके इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम अक्सर लाते रहेंगे आपके लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग बिहार राज्य के बारे में। यानी बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। ओके, अगर ये पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो याद रहेगा, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य एक स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ओके, अब दूसरा हो गया है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। प्रबुद्ध सोसाइटी नेचुला जलालपुर के अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बनवाल का कहना है कि बिहार में भारत के पांचों नाम हैं। ओके, 2000 ईस्वी के बिहार के दक्षिण हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों में के उपजाऊ मैदान में बसा है। गंगा इसमें पश्चिमी से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। ये है बिहार के प्रतीक। ओके, ये स्थिति है बिहार का, कहाँ पे स्थान है, कहाँ पे स्थापित है ये बिहार। ओके, तो अगर हम बात करें लैटिट्यूड की यानी अक्षांश रेखा की, तो 25 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ से 85 डिग्री 6 मिनट ईस्ट तक है ये। ओके, तो अभी हम आगे दोनों चीज़ बात करेंगे। तो देश क्या है, भारत। गठन हुआ 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को गठन हुआ। राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 को। राजधानी में सबसे बड़ा शहर है पटना। जिले हैं इसके 38। शासन यानी सभा है बिहार सरकार। राज्यपाल राजेंद्र अलेंकर। ओके, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा के 16 सीट और लोकसभा के 40 सीट यहाँ पे है। ओके, अगर एरिया की बात करें तो 98,940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है और 12th रैंक पे है, 12वें पोजीशन पे है। डायमेंशन अगर लेंथ की बात करें तो 345 किलोमीटर है और वाइड की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 443 किलोमीटर यानी 483 किलोमीटर ये वाइड है, चौड़ाई है, और लंबाई है 335 किलोमीटर 345। पॉपुलेशन 2030 के आंकड़ों से देखें, 23 के आंकड़ों से देखें तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो 130, ठीक है, यानी 13 करोड़, ठीक है, 725 310 लाख है, यानी रैंक सेकेंड पोजीशन पे है। ओके, डेंसिटी 1388 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अर्बन में 11.29% रहते हैं और जबकि रूरल में 88.71% रहते हैं। यानी गांव जो है बिहार में वो ज़्यादा है, अर्बन बहुत ही कम है, सिर्फ 11%, 11.5% है। प्रमुख जातीय भाषाई समूह है मगही और भोजपुरी। ठीक, जीडीपी है 8.59 लाख, ठीक है, इतना क्या है इनका जीडीपी है करोड़ में। ठीक, रैंक है 14th जीडीपी में पूरे इंडिया का। पर कैपिटल है 65,710 रुपये। ओके, यानी पर कैपिटल कितना है, 65,710 रुपये। भाषा की बात करें, राजभाषा है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ठीक, समय मंडल है भारतीय मानक समय, यानी बिहार की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और केवल 11.3% लोग नगरों में रहते हैं। ओके, नगरों में बस 11% लोग रहते हैं। इसके अलावा बिहार के 57% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्य, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासी के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ है।
बिहार विहार का अपभ्रंश है। 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहनी संगम उनमें से एक है, यानी त्रिमोहनी संगम जो बिहार में है उनमें से एक है। बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित रहा है। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिनमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य शामिल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया और वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर भी हैं। बिहार की सांस्कृतिक बहुपर्ग की है, यानी बहु प्रकार की है। यहाँ के प्रमुख कला संसाधनों में मधुबनी पेंटिंग, लोक नृत्य और लोकगीत शामिल है। बिहार का भोजन भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, चूड़ा दही और सत्तू शामिल है। बिहार में प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रचुर है। यहाँ के प्रमुख नदियों में गंगा, सोन और घाघरा शामिल है। बिहार के प्रमुख पर्वतों में हिमालय की तराई की पहाड़ियाँ शामिल है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यह के प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मक्का और मटर शामिल है। बिहार के कई अन्य खनिज भंडार भी हैं, जैसे कि कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर। बिहार के कई उद्योग भी हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं कृषि उद्योग, कपड़ा उद्योग और खनिज उद्योग शामिल है। बिहार में कई शिक्षण संस्थाएं भी हैं, जिनसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय शामिल है। यहाँ के लोगों में काफ़ी संभावनाएं हैं। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, लेकिन यहाँ के लोग मेहनत और लगन की कमी नहीं है। बिहार में विकास की रफ्तार धीमी है, लेकिन यहाँ के लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं बिहार का इतिहास। ओके, अब हम लोग जानते हैं बिहार के इतिहास। ओके, यानी बिहार का इतिहास देखेंगे हम लोग। तो वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित है। प्राचीन काल, सारण जिले में गंगा नदी के किनारे पर चिरांद नवपाषाण युग, ओके, लगभग 4500 से 2645 ईसा पूर्व और ताम्र युग से एक पुरातात्विक रिकॉर्ड है। मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। देर वैदिक काल, ओके, यानी लेटर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल जो है 1600 से 1100 ईस्वी पूर्व के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीति और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। कुरु और पांचाल के साथ, यानी कुरु, पांचाल और विदेह एक बहुत ही राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए थे। ठीक, विदेह साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के राजा सिरध्वज, जनक की पुत्री एक थी सीता, जिसकी वाल्मीकि द्वारा लिखी जाने वाले हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। बाद में विदेह राज्य के विदित शहर में अपनी राजधानी तथा जो वज्जी समझौता में शामिल हो गया, मिथिला में भी है। वज्जी के पास एक रिपब्लिकन शासन था, जहां राजाओं की संख्याओं से चुने गए थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। याद रखना, वज्जी जो है पहली बार गणराज्य जो सोसाइटी है, साम्राज्य है, वो बना था। ओके, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ईसा पूर्व में, है ना, 563 ईसा पूर्व में यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। ओके, याद रखिए, गौतम बुद्ध से लेकर महावीर जैन तक सब बिहार में ही हुए हैं और काफ़ी बड़ा इतिहास है बिहार का। ओके, तो बिहार के नाम पे एक लाइक तो बनता ही है। आधुनिक पश्चिम बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्ष के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। रिंग वैदिक काल में यह बृहद्रथ वंश का शासन था। ओके, सन 654 ईसा पूर्व में स्थापित हर्यंक वंश राजगिरी, आधुनिक राजगिरी के शहर में मगध पर शासन किया। इस वंश के 2 प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बन गई। उन्होंने युद्ध की घोषणा की और बाजी को जीत लिया। हिरवा वंश के बाद शिशुनाग वंश का पीछा किया गया था। बाद में नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैला विशाल साम्राज्य शासन किया, ओके, स्थापित किया। भारत की पहली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया था। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र पे उभार रहा, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में पैदा हुआ था।
इसकी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में इसकी राजधानी थी। मौर्य सम्राट अशोक जब पाटलिपुत्र पटना में पैदा हुए थे कि को दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। ये पश्चिम से ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरे भारतवर्ष में फैला था। ओके, और मौर्य वंश का इतिहास अच्छा खासा आता भी है, आप लोगों को पता भी है। ओके, याद रखिएगा, बिहार पेपर में भी मौर्य वंश के शासन से क्वेश्चन आया है, इससे पहले भी और आता रहेगा। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक शतराक को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पश्चिम एशिया तक के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को हराकर पर्शिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था, जो संधि में यूनानी राजकुमारी हेलेन से विवाह किए, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और हमेशा के लिए यूनानियों को भारत से बाहर रखा। इनके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे। अर्थशास्त्र की रचना की, जो इनके गुरु और मार्गदर्शक भी थे। इनके पुत्र बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और दूर तक फैलाया और दक्षिण तक स्थापित किया। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। इनका पूरा नाम देवा नाम प्रियदर्शी एवं राजा महान सम्राट अशोक था। इन्होंने अपने उपदेश स्तंभ महाशिलालेख पे लिखवाया, जो भारत इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेख ब्राह्मी, ग्रीक, आर्मिक से पूरे साम्राज्य में अंकित किया गया है। इसकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य को इनके पुत्रों ने 2 हिस्सों में बांटकर पूर्व और पश्चिमी मौर्य राज्य की तरह राज किया। इस साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त को उनके ब्राह्मणी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर वे मगध पे अपना शासन स्थापित कर लिया, यानी शुंग वंश की शासन स्टैब्लिश हो गया। ओके, सन 240 ईस्वी में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, धर्म, भारतीय दर्शन में भारत के स्वर्णिम युग कहा जाता है। याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग, गोल्डन एरा कहा जाता है पूरे इतिहास का। इस वंश में समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठियों को हराकर देश से बाहर किया, इसलिए इन्हें सरकार की उपाधि दी गई। ओके, याद रखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इन्हीं गुप्त राजाओं में से प्रमुख स्कंदगुप्त ने भारत में हुणों का आक्रमण रोका और उन्होंने भारत में बाहर भगाया और देश के बाहरी आक्रमणकारी से रक्षा की। उस समय गुप्त साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका राज्य पश्चिम से पर्सिया या बगदाद से पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना था। इस साम्राज्य का प्रभाव पूरी विश्व में था। रोम, ग्रीस, अरब से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया तक ये फैला हुआ था। याद रखिएगा, इसका जो साम्राज्य था, इसके जो बात विचार थे, इतने दूर तक फैले थे, लेकिन लोगों को पता था अच्छा खासा इसके बारे में। ठीक, देखिए, ये इतिहास है बिहार का, बहुत ही प्राचीनतम इतिहास है, बहुत ही गौरवान्वित इतिहास है। अगर बिहार के लोग हैं तो देखिए, अपने इतिहास पे थोड़ा गर्व करने वाली बात होती है। चलिए, मध्यकाल। ठीक, जितना इतिहास हमारा प्राचीन इतिहास जितना फेमस है बिहार का, उतना ही जो मध्यकाल है उतना ही है। मगध में बौद्ध धर्म मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया, जिसके दौरान कई बिहार के नालंदा और विक्रमशिला के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। यह दावा किया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी। डीएन झा सुझाव देते हैं कि इसके बजाय ये घटनाएं स्वच्छता के लिए लड़ाई में बौद्ध ब्राह्मण के झड़पों का परिणाम था। 1540 में महान पश्तीस की मुखिया सासाराम के शेरशाह सूरी हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तर भारत ले गए। ओके, यानी छोटा सा जगह शेरशाह सूरी जीत के पूरा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य को हटा के अपना शासन स्टैब्लिश कर दिया। शेरशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की और 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशी राजवंशों का शासन किया था। इनमें से पहला, जहां कर्नाट, अनवर राजवंश, रघुवंशी और अंततः राज दरभंगा के बाद इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थापित की गई थी। ओके, यानी ये सब धीरे धीरे डेवलप हो रहा। नेक्स्ट, आधुनिक काल में क्या हुआ बिहार में, तो 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। ओके, याद रखना, बंगाल विभाजन जब 1905 में हो, उसके बाद बिहार नाम जो है राज्य का अस्तित्व आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। याद रखिए, क्वेश्चन बना था बिहार में, तो 1936 में उड़ीसा अलग कर दिया गया था इससे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने का अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है।
स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की अहम भूमिका रही थी। ओके, नेक्स्ट है भौगोलिक स्थितियाँ। बिहार की भौगोलिक स्थिति देखिए उपग्रह से लिया हुआ चित्र है ये बिहार का। तो उत्तर भारत में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री यानी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच बिहार एक हिंद भाषी राज्य है। ठीक है, यानी उत्तरी अक्षांश और देशांतर दिया गया है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में रखा है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला हिसाब। राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। याद देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 92,257 वर्ग किलोमीटर क्या है, सिर्फ गांव है, यानी गांव ही गांव है। याद रखिएगा। तो झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार की भूमि मुख्यतः नदियों के मैदान एवं कृषि योग्य समतल भूभाग है। गंगा के पूर्व मैदान में स्थित इस राज्य को औसत ऊंचाई 136 फीट है। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 455 मीटर है, परंतु इसका सर्वोच्च शिखर 748 मीटर ऊंचा है। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। यह दलदली क्षेत्र है जहां साल वृक्ष के घने जंगल हैं। इन जंगलों में प्रदेश का इकलौता बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि नगर में स्थित है। याद देखिए, वाल्मीकि नगर पूछा था क्वेश्चन अभी टेट जो हुआ था उससे पहले। वाल्मीकि नगर कहाँ स्थापित है, तो ये एक बाघ अभ्यारण्य है वाल्मीकि नगर, जो बिहार में है। ओके, मध्यवर्ती विशाल मैदान बिहार के 15% भाग को समेटे हुए है। भौगोलिक तौर पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, तराई क्षेत्र। यह सोमेश्वर श्रेणी के तराई में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है। इसके दक्षिण में तराई उप क्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। दूसरा है भांगर क्षेत्र। यह पुराने जलोढ़ क्षेत्र है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्रों से 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। खादर क्षेत्र, इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तर बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, परंतु इसी बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, घाघरा और उनकी सहायक नदियां समतल मैदान है। सोन, पुनपुन, फल्गु तथा क्यू नदी बिहार के दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि दक्षिण की तरफ से कौन नदियां मिलती है, तो सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यू। बिहार के दक्षिण भाग में छोटा नागपुर का पठार, जिसका अधिकांश हिस्सा अब झारखंड तथा उत्तर में हिमालय पर्वत के नेपाल श्रेणी है। हिमालय के से उतरने वाली कई नदियां तथा जलधाराएं बिहार होकर प्रवाहित होती है और गंगा में विसर्जित होती है। वर्षा के दिनों में इन नदियों में बाढ़ की एक बड़ी समस्या है। ओके, यानी बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। राज्य का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 37 से 47 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़े में 5 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। जाड़े का मौसम नवंबर से मध्य फरवरी तक रहता है। अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है जो जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसका अवसान अक्टूबर में होने के साथ ही ऋतु चक्र पूरा हो जाता है। औसतन 1205 मिलीमीटर वर्षा का वार्षिक वितरण लगभग 52 दिनों तक रहता है, जिसका अधिकांश भाग मानसून में होने वाला वर्षण है, यानी मानसून से होने वाला वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर में भूमि प्रायः सर्वत्र उपजाऊ एवं कृषि योग्य है। धान, गेहूं, दलहन, मक्का, तिलहन, तंबाकू और सब्जी तथा केला, आम और लीची जैसे कुछ फलों की भी खेती होती है। हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो केला कहाँ का फेमस है, हाजीपुर का, और लीची कहाँ का, मुजफ्फरपुर का। ओके, भाषा और संस्कृति की बात करें तो हिंदी बिहार की राजभाषा है। उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है। मैथिली भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका और बज्जिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं और बोलियों में सम्मिलित है। प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। याद रखिए, छठ बिहार
के बिहार का मूल जो त्यौहार कहते हैं वो है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान होने के कारण पटना सिटी में उनकी जयंती पर भी भारी श्रद्धार्पण देखने को मिलता है। बिहार ने हिंदी को सबसे पहले राज्य की आधिकारिक भाषा माना है। याद रखिएगा, बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है? मुंगेर में सिगरेट कारखाना, आईटीसी। याद रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस और चावल आटा आदि का निर्माण होता है। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री भी है। मुंगेर में जमालपुर के रेल कारखाना है। एशिया प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना जमालपुर में है। भागलपुर में सिल्क उद्योग है। मुजफ्फरपुर और मकोमा में भारत वैगन लिमिटेड को रेलवे वैगन संयंत्र है। बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना है। बरौनी का एचपीएसएल और अमझोर का पायराट्स फॉस्फेट एक केमिकल लिमिटेड राज्य का उर्वरक संयंत्र है। याद रखिएगा, बरौनी का उर्वरक संयंत्र, ये आया हुआ क्वेश्चन है। उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो बरौनी में। सिवान, भागलपुर, पंडोला, मोकामा और गया में 5 बड़ी सूत कताई मिलें हैं। उत्तर और दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिलें हैं और निजी क्षेत्र की हैं, और 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की है। उनकी कुल पेराई क्षमता 4500 टी है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रशासन का उद्योग भी है। याद रखिएगा, यहाँ पे चमड़ा प्रशासन वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। कटिहार और समस्तीपुर में 3 बड़े पटसन के कारखाने हैं। हाजीपुर में दवाएं बनाने के कारखाने हैं। औरंगाबाद और पटना में खाद्य प्रसंस्करण के वनस्पति बनाने के कारखाने हैं। इनके अलावा बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाने का बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। औरंगाबाद का नया श्री सीमेंट का कारखाना भी है। रेल इंजन कारखाना मधेपुर, ये भी टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी क्वेश्चन ये आ सकता है। तो रेल इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। रेल इंजन कारखाना कहाँ है? मढ़ौरा में भी। मोकामा के दरियारपुर का बाटा नामक कंपनी के जूते के कारखाने भी हैं। मधेपुर की यह फैक्ट्री अपने आप में देश की सबसे आधुनिक है। फैक्ट्री के निर्माण में ऑस्टम्स कंपनी ने 74% राशि का निवेश किया। वहीं भारतीय रेलवे की इस फैक्ट्री में 26% हिस्सेदारी है। 260 एकड़ में फैली हुई यह फैक्ट्री है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का इतिहास भी बहुत पुराना है। शुरू से लेकर आज तक भी शिक्षा बहुत ही फेमस है। तो एक समय बिहार शिक्षा के सर्व प्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय तथा अंदरपुर विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र हैं। ओके, यानी 1947 में खुलने वाली पटना विश्वविद्यालय काफ़ी हद तक अपनी प्रतिष्ठित कायम रखने में सफल रहा, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक और आक्रमण करने की शिक्षा के स्तर पर गिरावट आई। हाल के दिनों में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधारने लगी है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी अच्छी हो रही है। हाल में पटना में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा हाजीपुर में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा केंद्रीय औषधि शिक्षा शोध संस्थान खोला गया है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें खोली गई हैं, जो अच्छा संकेत है। बिहार के सभी जिलों में 2019 में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है। ओके, बिहार सरकार की बात करें तो बिहार राज्य भारतीय गणराज्य के संघीय ढांचे में द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। ये तो पूरा सेंट्रल की बात है। विधानसभा में चुनकर आने वाले विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रत्येक चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल तथा गठबंधन के आधार पर सरकार बनाए जाते हैं। उच्च सदन और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से 6 वर्षों के लिए होता है। ओके, प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार राज्य को 9 प्रमंडल 38 मंडल में बांटा गया है। ये सब ध्यान रखिएगा, बिहार से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने मैक्सिमम यहाँ पे लाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो 9 प्रमंडल और 38 मंडल में बांटा गया है। जिलों को क्रमशः 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड यानी अंचल, 8471 पंचायत, 45,103 गांव में बांटा गया है। राज्य का मुख्य सचिव नौकरशाही का प्रमुख होता है, जिसे श्रेणी क्रम में आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी तथा अंचल अधिकारी तथा इनके साथ जुड़े अन्य अधिकारी कर्मचारी गण रिपोर्ट करते हैं। पंचायत तथा गांव का कामकाज सीधे तौर पर चुनाव कराकर मुखिया, सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के अधीन संचालित किया जाता है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2017 के बाद बिहार में नगर निगम की संख्या 19, नगर परिषद की संख्या 49 और नगर पंचायत की संख्या 80 है। इसके साथ ही बिहार की सरकार अपने नागरिकों के लिए सभी सुविधाजनक कार्य भी करते हैं, जैसे हाल ही में उनके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल RTPS जारी किया गया है। पटना, तिरहत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाली जिले हैं। ठीक, बिहार के जिले, अब इस पर बात करें बिहार के जिले कितने हैं तो औरैया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गया, गोपालगंज, छपरा, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया,
ठीक, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भभुआ, भोजपुर, भागलपुर, मधेपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सासाराम, लखीसराय, वैशाली, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल और शिवपुर, शेखपुरा। ठीक है, ये कुछ जिले हैं, याद रखिएगा बिहार के जो इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा जिला नहीं है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था। दर्शनीय स्थल अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट त्रिमोहनी संगम। ठीक, ये देखिए त्रिमोहनी संगम है। तो बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड के कटिहार गांव में NH-31 से रास्ता त्रिमोहनी संगम की ओर जाता है। प्रकृति के अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, जिसमें से प्रमुख रूप से गंगा और कोसी का मिलन है। गंगा नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। कोलंबिया नदी की एक छोटी धारा इसे उत्तर वाहिनी गंगा तट से मिलकर संगम करती है। 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी का अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किया गया था, त्रिमोहनी संगम उनमें से एक है। ओके, पटना का अगर पर्यटन स्थल देखें, ये देखिए सभ्यता द्वार है, तो बड़ा फेमस है। पटना राज्य वर्तमान राजधानी तथा महान ऐतिहासिक स्थल है। अतीत में सत्ता, धर्म और ज्ञान का केंद्र रहा है। निम्न स्थल पटना के महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल है। पहला, प्राचीन और मध्यकालीन इमारतें, कुम्हर परिसार, अंगन कुआ, महेंद्र घाट, शेरशाह के द्वारा बनाया गया किले का अवशेष, ब्रिटिशकालीन भवन, जलान म्यूजियम, गोलघर, पटना संग्रहालय, विधानसभा भवन, हाईकोर्ट भवन, सदाकत आश्रम। धार्मिक स्थल में महावीर मंदिर, बड़ी पटन देवी बहुत फेमस है वहाँ पे, छोटी पाटन देवी, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, हर मंदिर पटना, महाबोधि मंदिर गया और NIT घाट। ओके, माता सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी, कवि विद्यार्थी उगना महादेव मंदिर मधुबनी, दक्षिण भारत स्थापत्य विष्णु मंदिर सुपौला, सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा, काली मंदिर रामनगर, महेश कुमारखंड मधेपुरा, सबसे ऊंची काली मंदिर अरियरा, नृसिंह अवतार स्थल पूर्णिया, सूर्य मंदिर लख्या मंदिर थावे गोपालगंज, माँ दुर्गा माता मंदिर नेचुला जलालपुर, राम वृक्ष धाम दुर्गा मंदिर, अमनौ वैष्णो धाम, अमी अंबिका दुर्गा मंदिर, माँ दुर्गा और मंदिर छपरा, सीता जी का जन्म स्थान पादरी की हवेली, शेरशाह का मस्जिद, बेगू हज्जाम की मस्जिद, पत्थर की मस्जिद, जामा मस्जिद, याद देखिए जामा मस्जिद एक डुप्लीकेट जामा मस्जिद बनाया गया वहाँ पे भी, फुलवारी शरीफ में बड़ी खानका, मनेर शरीफ सूफी संत हजरत खा मनीर की दरगाह, भारत की प्रथम महिला सूफी संत हजरत बीबी कमाल का कब्र भी है। याद रखिएगा भारत की पहली महिला सूफी संत है। ठीक, ज्ञान विज्ञान केंद्र की बात करें तो पटना तारामंडल, पटना विश्वविद्यालय, सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, संजय गांधी जैविक उद्यान, श्री कृष्ण सिन्हा विज्ञान केंद्र, खुद बक्सा लाइब्रेरी और विज्ञान परिसर। ठीक, ये ज्ञान विज्ञान केंद्र की बात है। सारण तथा आसपास प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाली सोनपुर मेला, सारण जिले का नवपाषाण कालीन छिरंद गांव, कनेहरा घाट, नेपाली मंदिर, रामचौरा मंदिर, 15वीं शताब्दी में बनी मस्जिद, दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल, महात्मा गांधी सेतु, पुत्र का पालीनकालीन धरोहर चचेरा गांव। ओके, नेक्स्ट है वैशाली तथा आसपास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वंचित संघ द्वारा स्थापित विश्व का प्रथम गणराज्य के अवशेष, अशोक स्तंभ, बसोकुंड में भगवान महावीर का जन्मस्थली, अभिषेक पुष्करणी, विश्व शांति स्तूप, राजा विशाल का गढ़, चौमुखी महादेव मंदिर, भगवान महावीर के जन्मदिन पर वैसाखी महीने में आयोजित होने वाली वैशाली महोत्सव। राजगीर के आसपास, राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी तथा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख दर्शनीय स्थान है। भगवान बुद्ध तथा वर्तमान महावीर से जुड़ी कई स्थान अति विचित्र हैं। वेणुवन, सप्तपर्णी गुफा, गुर्द घुट पर्वत, जरासंध का अखाड़ा, गर्भ पानी की कुंड, मुकदम कुंड आदि राजगीर के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। गया और बोध गया, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म मानने वाले का यह सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल है। पितृपक्ष के अवसर पर यह दुनिया भर में हिंदू आकर फल्गु नदी के किनारे पितरों के तर्पण करते हैं। विष्णुपद मंदिर, बोध गया में भगवान बुद्ध से जुड़ा पीपल का वृक्ष तथा महाबोधि मंदिर के अलावा तिब्बत मंदिर, धाई मंदिर, जापानी मंदिर, बर्मा का मंदिर, बौद्धनी पहाड़ी, इमामगंज महाबोधि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है यहीं बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह जगह बिहार के टूरिस्ट प्लेस के लिए एक माना जा गया है। सासाराम अफगान शैली में बनाया गया अष्टकोणीय शेरशाह का मकबरा वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। देव सूर्य मंदिर, याद रखिएगा देव सूर्य मंदिर तस्वीर अद्भुत शिल्पकला का स्वरूप है। ये देव सूर्य मंदिर देवा सूर्य मंदिर या केवाल देवार के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्व विमुख न होकर पश्चिम विमुख है, याद रखिएगा। और यही फेमस है और यहीं से छठ व्रत की शुरुआत हुई थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और लाइक जरूर करिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए क्योंकि बिहार का एग्जाम पास है, मार्च में बिहार का एग्जाम है। ओके, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिए।